जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम जो लीगल एक्टिविटीज़ के इस पार्ट में चर्चा करेंगे, यह एक प्रकार से समझिए कि ये सिलसिलेवार चलता रहेगा, क्योंकि आपको अवगत करा दें, जो क्रिमिनल प्रोसीजर की व्यवस्था थी अपने भारतीय न्यायपालिका में, उसको रिफॉर्म करते हुए माननीय गृह मंत्री द्वारा संसद में इस सत्र में 3 विधेयक पेश किए गए हैं, जिसमें से एक भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश किया गया है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें पूर्व में जो हम लोग भारतीय दंड संहिता देखते थे, पढ़ते थे, अभी भी है वर्तमान में, क्योंकि अभी रिपील नहीं हुआ है। अभी जब तक राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर न हो जाए तब तक ये अधिनियम का रूप नहीं लेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आज नहीं कल, अब चूँकि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो यह तय है कि यह अधिनियम अब लागू होगा। तो हम लोग सिलसिलेवार इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे आज की वाकई में किन किन धाराओं को कहाँ कहाँ रखा गया है। जैसे भारतीय न्याय संहिता में 511 धारा की जगह पर 356 धाराओं में इसको सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार जो सीआरपीसी है वर्तमान का 1973 का जो है सीआरपीसी अपना, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है, और उसमें जो 484 धाराएं थीं उसके जगह पर 533 धाराओं को एक प्रकार से उस संहिता में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में रखा गया है। 533 कुल धाराएं हैं, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसके जगह पे भारतीय साक्ष्य विधेयक के रूप में बिल पेश किया गया है। जो पूर्व में 167 धाराएं थीं, अब वो 170 धाराएं हो गई हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब आपके सामने जो भारतीय न्याय संहिता है नया रूप, इसमें 356 धाराएं हैं 511 के जगह पे, और स्क्रीन पे आप इंडेक्स देख सकते हैं। इसमें जो कुछ भी है बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्रकार से इसको कन्फाइन किया गया है। हालांकि आलोचना करने पे तो बहुत कुछ आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। इसके 2 पहलू हैं, आज हम उसी का चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जब इस पे सिलसिलेवार वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें एक एक चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए जो अध्याय 4 है अवेटमेंट, ये आपका धारा 45 से चालू हो रहा है। और यही नहीं, एक बहुत इसकी खासियत ये है कि अब ये देखिए आपका जो अध्याय 5 है, धारा 63 से रैप की परिभाषा स्टार्ट होती है, और धारा 64 में इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जब हम आपका जैसे देखेंगे 302 वगैरह की बात जो आती थी हम लोग के दिमाग में, वो सब और नीचे आ गया। अब ये डाउरी डेथ आप यहाँ देख लीजिए, डाउरी डेथ वगैरह वहाँ पे 304 बी में हम लोग जाते थे, उसके जगह पे यहाँ पे आ गया है। आप देखिए डाउरी डेथ धारा 79 के तहत आ गया है। इसी प्रकार इसमें कई चीज़ों को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए बहुत दिनों से, अब देखिए धारा 98 में कल्पेबल होमिसाइड है, 99 में मर्डर का जो है परिभाषा दिया गया है। इसी प्रकार धारा 100 जो है आपके उसके लिए दंड की बात है, 101 में दंड की बात है। मज़े की बात यह है कि जो दिमाग में बैठा हुआ था, जैसे प्राइवेट डिफेंस की बात थी धारा 100 में, पूर्व के जो हमारे यहाँ, या वर्तमान में ये कहिए, पूर्व तो अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में तो यही है, आईपीसी चल रही है, जिसमें 511 धाराएँ हैं। माननीय मैकाले द्वारा जो ड्राफ्टिंग किया गया था, तो उसमें धारा 100 जो था, धारा 100 में प्राइवेट डिफेंस की बात थी। अब वो
कल्पेबल होमिसाइड के बात हो गई है, और 101 में जो है पनिशमेंट ऑफ मर्डर की बात हो गई है। इसी प्रकार धारा 354 आप देखेंगे, इसमें तो 354 में मानहानि की परिभाषा आ गई है। जो रैप वगैरह था वो अब देख ही रहे हैं 64 में आ गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो कुछ भी किया गया है, और कुछ धाराओं को, अब रॉबरी देखिए 307 में आ गया है, एक्सटॉर्शन 306 में आ गया है। हर एक चीज़ आपके लिए नया नया दिखाई देगा। हम लोग यदि इस अधिनियम के नुकसान की बात करें तो नुकसान सिर्फ यदि किसी को हो रहा है तो इसमें जो बड़े बड़े लाइब्रेरी अधिवक्ता महोदय द्वारा या जो भी हो, बार एसोसिएशन द्वारा, या जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरियां हैं, या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो लाइब्रेरियां हैं, ये एक प्रकार समझिए कि नोटबंदी का रूप ले लिया। जैसे नोटबंदी में एकाएक सब कुछ ख़त्म, वैसे ही ये भी यदि इसको लागू कर दिया जाता है, इस अधिनियम को, जो भारतीय न्याय संहिता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय साक्ष्य विधेयक है, अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो आप ये समझिए कि जैसे नोटबंदी में एकाएक सब कुछ समाप्त हो गया, जो पुरानी चीज़ें थी, वैसे ही पूरा का पूरा लाइब्रेरी बेकार हो जाएगा। बेकार का सेंस ये है कि कॉन्सेप्ट इसका बेकार नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट उन धाराओं में है, कॉन्सेप्ट वही है। ऐसा नहीं है कि थेसिस बदल जाएगा, थेसिस सब वही चला रहा है, लेकिन जो धाराएं हैं, जिस धाराओं पे कमेंट्रियाँ हैं, बड़े बड़े राइटरों द्वारा, अच्छे अच्छे राइटरों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो एक प्रकार से समझिए कि फिर से उसको रिफॉर्म करके नए सिरे से नए कमेंट्री के रूप में लिखना पड़ेगा। और यह काम इतना आसान नहीं होता है। ये अलग बात है कि जो नए नए एलएलबी करने वाले बच्चे हैं, जो पहली बार एलएलबी में जिनका एडमिशन हो रहा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किसके लिए आएगी? जिसका 20 साल, 30 साल, 40 साल की वकालत हो चुकी है, जो फौजदारी का वकालत कर रहा है, या जो न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं न्यायपीठ पे, उनके लिए एक समस्या आएगी, क्योंकि सारी धाराओं का एक फ्रेमिंग उनके दिमाग में बना हुआ है। प्रैक्टिकली जो कार्य करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकली में कॉन्सेप्ट जो पुराना था वही प्रोसीजरल में अभी भी नया रखा नहीं गया है, कुछ सेम वही चीज़ें, बस सेक्शन बदल जा रहे हैं। तो जो सेक्शन की बात आती है उसमें एक्चुअल में हम लोग, जब प्रैक्टिशनर जो हैं, प्रैक्टिशनर के दिमाग में सेक्शन रहता है, वो बातों बातों में सिर्फ सेक्शन की बात करता है। जैसे धारा 302 हो गया, 307 हो गया, अब हम लोग 307, 302 बोलते थे, अब वो चला आया नीचे। तो अब ये कहने का सेंस ये कि वो चीज़ दिमाग में जो फ्रेमिंग थी धाराओं का, वो कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति को, जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं या जो कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। और सबसे बड़ा तो जो नुकसान हुआ है वो आर्थिक नुकसान हुआ है। वो लाइब्रेरी के पर्पज़ से बुक वगैरह जो छप चुके हैं, जिनका एडिशन चल रहा है, बढ़िया बढ़िया ग्रंथें हैं, संग्रह अच्छा अच्छा है, जिस पर कलेक्शन है, थेसिस लिखे गए हैं, उन सब चीज़ों पे एक प्रकार से समझिए कि एक जैसे नोटबंदी में एकाएक सब कुछ ब्रेक लगा करके सब समाप्त कर दिया गया, उसी प्रकार से ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और हमें लग रहा है कि यदि ये अधिनियम पारित हुआ तो बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होगी, क्योंकि अगर जो कुछ इस कानून में कमी थी तो हमें लगता है कि उस कमी को अमेंडमेंट के द्वारा पूरा किया जा सकता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप वही रखे हैं जो आपके पुराने एक्टों में थे, माने वर्तमान में जो एक्ट है, आपने कहीं कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रख दिया है कि उससे ये कहा जाए कि हाँ ये आपने कुछ एक्स्ट्रा किया। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा को जैसे इसमें अमेंडमेंट करके लाया जा सकता था, और जो सुसंगत धाराएं नहीं थी उसको रिपेल किया जा सकता था। बहरहाल अब चूँकि विधायिका का काम है विधि बनाना, न्यायपालिका का काम है उसका निर्वचन करना, तो ये किया जाएगा, उसमें हमें कोई इस विषय पर टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का परम कर्तव्य है कि विधायिका द्वारा कोई भी नियम बनाया जाए, अधिनियम बनाया जाए, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और इस पे आगे हम लोग को कार्य करना चाहिए। और अच्छी बात है, जैसे हमने एविडेंस एक्ट में देखा है, इसमें आप लोग भी देखिएगा, जो डैन डिक्लेरेशन है धारा 32 में था, अब उसको धारा 26 में ला दिया गया है। और उसके पहले जो हम लोग धारा 24 का अपवाद धारा 27 में पढ़ते थे, 28 में पढ़ते थे, धारा 29 में पढ़ते थे एविडेंस एक्ट में, उसको धारा 24 में ही प्रोविजो के रूप में रख दिया गया है। मतलब
अच्छाई है, ऐसा नहीं कि इस अधिनियम की हम बुराई कर रहे हैं। अधिनियम वाकई में बहुत दूरदर्शिता रख करके इसको बनाया गया है, जिसको लागू किया जाएगा तो नो डाउट सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो आर्थिक क्षति होगी या जो भाई जैसे जो 20 साल से 30 साल से, अब जैसे हम लोग हैं 20 साल की हम लोग की वकालत हो गई, तो सारे धाराओं का दिमाग में बैठा हुआ है। प्रोसीजर में तो सब कुछ वही है जो पहले से था सीआरपीसी में, अभी भी प्रोसीजर सब वही है। बस ये कि धाराएं बदल जाने की वजह से जो एप्लीकेशन वगैरह दिए जाते हैं, जैसे धारा 200 में इस्तिगासा दिया जाता था वो हट गया, या अभी इसमें जो नया वाला सीआरपीसी ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें हम लोग देखते थे धारा 154 में आपका एफआईआर होता था, वो धारा 173 में हो गया है। 174 में आपका जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इतला की बात है, जो हम लोग 155(2) में एप्लीकेशन देते थे, उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश करने पर वो उसकी विवेचना होती थी। अब ये धारा 174(2) में आ गया है। और 156(3) जो हम लोग देखा करते थे, उसमें एक कॉमन बात थी कि 156(3) का जो है प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता था, उसको धारा 175(3) में यहाँ पे समाहित कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो बहुत कुछ फेरबदल हुआ है। बस फेरबदल का सेंस ये कह लीजिए कि धाराओं में अंतर आ गया है। जो धाराएं आपके दिमाग में फ्रेमिंग थी वो सब धाराएं बदल गई हैं। अब ये नई नई धाराएं आपकी आ गई हैं। अब इस नई धाराओं में आप देख सकते हैं यहाँ पे धारा 356 तक धारा है भारतीय न्याय संहिता में, पहले वाले में 511 धारा है। तो अब इन सब चीज़ों को आपको फिर से फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। मैं बस इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों के सामने यह लाया था कि एक बार आप लोग सरसरी तौर पे इस जो विधेयक को सदन में पेश किया गया था उसको आप लोग सरसरी तौर पे ज़रूर पढ़ लें, ताकि आगे आने वाले समय में जब हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से बिंदुवार जब डिस्कशन करें तो आप लोग के दिमाग में कोई भी बातें जो है मिस न करें, अच्छे तरीके से आप लोग को बैठ जाए। ताकि अब केवल इतना ही नहीं है, जो एपीओ के एग्ज़ाम हैं, पीसीएसजे के एग्ज़ाम हैं, जेएस के एग्ज़ाम में, सब पे इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ने का सेंस ये है, कुछ नई चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है, जिसकी डेफिनीशन से लेकर के उसके पनिशमेंट तक की बातें हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं उनके धाराएं बदल गई हैं, सेम कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन धाराएं बदल जाने की वजह से जब लिखने की ज़रूरत आएगी तो वह अध्याय और वह धाराओं का वर्णन करने में आपको थोड़ा सा असहजता महसूस होगा। इसलिए आपको रटना पड़ेगा। रटने का सेंस है कि जब बार बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग पे ये भी सब आ जाएगा। कुछ दिन बाद हम लोग इसके भी अभ्यस्त हो जाएंगे। फिलहाल समय को ज़्यादा मैं न लेते हुए कोशिश करूँगा कि आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। फिलहाल हम लोग यही याद देखें कि संसद द्वारा एक नया विधेयक लाया गया है, रिफॉर्म किया गया है, जो कि पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर को ही समाप्त करके नया प्रोसीजर लाया गया है। और एक बहुत बड़ा समझिए कि ये रिफॉर्म है। इस एक प्रकार से समुद्र में जो चक्रवात आता है उस तरीके से न्यायपालिका में यह एक प्रकार से कह लीजिए कि चक्रवात आ जाएगा यह अधिनियम यदि पारित हो जाता है तो। क्योंकि एक अधिनियम के इसके पारित होने से सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अभी अब देखिए हाई कोर्ट के पोर्टल पे आप लोग एप्लीकेशन लोड होता है, अपलोड होता है, धारा 482। अब धारा 482 अंडर सेक्शन सीआरपीसी जब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें रेंट पावर पे जो एप्लीकेशन हैं अब वो सब कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। हर सॉफ्टवेयर को चेंज करके, हर सिस्टम को चेंज करके, इवन जितने न्यायाधीश महोदय हैं सबको ट्रेनिंग पे भेजना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। ये एक सामान्य बातें नहीं है कि इस 3 अधिनियम के पारित हो जाने से सब कुछ सामान्य तरीके से चलेगा। कुछ भी सामान्य तरीके से नहीं चलेगा। ये आप यकीन मानिए कि साल 1.5 साल तक सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा। इवन जो एक्सपर्ट कहे जाने वाले, विधि विशेषज्ञ कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, उनका भी एक बार दिमाग जो है कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन के रूप में काम करने लगेगा। क्योंकि हर एक चीज़ पूरे पहले से दिमाग में फ्रेमिंग हुआ है, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा और तब इन सब नई चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ेगा। नए हमने शुरू में ही कह दिया कि नए बच्चों के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए बच्चे जो हैं उनके सामने यही नया रहेगा तो वो उसको सीखते हुए चले आएंगे। लेकिन जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं या 2 साल 3 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके दिलों और दिमाग में भारतीय दंड संहिता
CRPC और एविडेंस एक्ट बैठा हुआ है उस सब को डिलीट करते हुए इस नए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2003 को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे आने वाले सभी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक इसको वीडियो देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि देयर एंड देयर आने वाले समय में यह अधिनियम लागू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब अधिनियम लागू होगा तो हम लोगों को अपडेट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं वो हमारा अपना देश है और अपने देश के कानून के बारे में और उस कानून के क्रियान्वयन के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और जो खासकर प्रैक्टिस में हैं उनके लिए तो अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना उनका काम ही नहीं चल सकता है। फिलहाल मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहता हूं और प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक इस मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने हित मित्रों को भी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्टिविटीज़ के साथ। धन्यवाद।